ओके, राइट डाउन सभी ने लिख लिया? ओके बेटा, तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं? बेसिकली नेचर वाइज ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स मीन्स आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे चेन्स होते हैं पॉलीमर्स के, ठीक है। और वो क्या करते हैं? थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। तो इनमें हम इनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनमें एक एंड पे क्या लगा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है। और दूसरे एंड पे क्या होता है कि आपका सल्फोनिक लगा होता है। जो सल्फोनिक होता है वो एक्ट करता है एज अ आपके केटाइन, मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरी साइड पे क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप की नेचर के अकॉर्डिंग जो अमोनिया होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है, तो हम उसे कंसीडर करते हैं उसके स्ट्रक्चर में फॉर दी अनाइन एक्सचेंजर्स की तरह। मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उससे क्या बोलेंगे हम? कैटाइन एक्सचेंजर्स हैं ये। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उसे हम कंसिडर करते हैं कि ये एनाइन एक्सचेंजर्स हैं। और बेसिकली नेचर वाइज जो आपके ये रेजिन्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स के क्या होते हैं? छोटे छोटे बीड्स होते हैं और उनका डायमीटर सिर्फ 1 to 2 mm का होता है नेचर वाइज अगर हम इन्हें देखते हैं तो। और किस कलर के होते हैं ये? वाइट और येलोइश इन कलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इन्हें क्या करते हैं? जब इनको प्रिपेयर किया जाता है तो हम इनकी फैब्रिकेशन करते हैं, इनको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? थ्रू दी ऑर्गेनिक पॉलीमर सबस्ट्रेट। तो हम इनमें क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जिनके थ्रू इनकी फैब्रिकेशन की जाती है। तो अगर हम इनकी बैकबोन की बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर सबस्ट्रेट कहलाते हैं। मीन्स केमिकली प्रिपेयर्ड हुए तो ये ऑर्गेनिक नेचर के हुए और पॉलीमर हैं ये। और सबस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि डेरिवेटिव्स हैं, कोई कैटाइन डेरिवेटिव्स है तो कोई एनाइन डेरिवेटिव्स है। और बेसिकली इनकी क्या होती हैं? छोटी छोटी बीड्स होती हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? फाइनल ईयर? ओके, नेक्स्ट लिखो। बेस्ड ऑन नेचर of ionic species interchange the I'm repeated again. Based on nature of ionic species interchange the ionic exchange process is known as cation exchange and anion exchange. Cation exchange and anion exchange. नेक्स्ट लाइन में लिखो नीचे, नेक्स्ट पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप। द ड्रग इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्टाइन by exchanging with ions. In the GI को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI fluid followed by the drug diffusion. Done? All of you have done? Yes, ma'am. बाकी नोट डाउन कर लिए सभी ने?
ओके बेटा, तो आपने लिखा है कि बेस्ड ऑन नेचर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनकी नेचर के अकॉर्डिंग कि कौन सा आयन है, अगर वो पॉजिटिव आयन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे कि उसकी इंटरचेंज हो रही है आपस में, तो हम उसे बोलेंगे कि वो कैटायन एक्सचेंजर है। अगर वो आयनिक की नेचर है, मीन्स अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एनायन एक्सचेंजर है। तो उनके केमिकल नेचर के बेस पे ही उनके नाम को स्पेसिफाई किया गया है। अब इन एक्सचेंजर्स की, इन पॉलीमर्स की हमें क्या ज़रूरत है? ये जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है, स्टमक में जाके रिलीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनमें अच्छी तरह से जाके डिफ्यूज़ नहीं होती है, मीन्स अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑन द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ उसकी नीड है वहाँ पे जाके वो नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ पे उनको पहुँचाने का काम कौन करता है, उनको कैरी कौन करता है? हमारी जो ड्रग, जो मेन मॉइटी का जो कंटेंट होता है, जो ड्रग का कंटेंट होता है, उसको कैरी आउट कौन करता है? हमारे पॉलीमर्स कैरी आउट करते हैं। और कैरी आउट तो करती हैं, साथ में उनके डिफ्यूज़न में, उनके मतलब मीन्स प्रॉपर जहाँ पे टिश्यू पे किसी रिसेप्टर पे जाके वहाँ पे उनका जो बाइंड अप होना होता है रिसेप्टर के साथ, जिस टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, उस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो पॉलीमर रेजिन्स की हमें जो है मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो इसका यूज़ है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे यूज़ हैं कि उसका जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, वो कैसे इम्प्रूव करना है, उसको कैरी ऑन कैसे करना है, उसको हमारी बॉडी जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो सेल होता है उसके जो बाहर वाला फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेंटर वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों ही स्टेट में आपके क्या करना होता है कि जो ड्रग है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है? पॉलीमर्स हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स की ज़रूरत पड़ती है, और बेसिकली केमिकली दीज आर नोन एज पॉलीमर्स। क्लियर है फाइनल ईयर? एम आई क्लियर टू ऑल? बस दो चार बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं। तुषार कुमार, तुषार, यस मैम। बेटा समझ आ रहा है? मैं सभी से पूछती हूँ। पीयूष, यस मैम। बेटा रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो आप? आ रहा है मैम। नोट डाउन कर रहे हो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो एडवांटेजेस। एडवांटेज लिखो। फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है? लो रनिंग कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट मीन्स इसकी जो है कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर हम इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी, इट रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी एंड regenerate chemicals and regenerate chemicals are cheap, are cheap means इनको प्रिपेयर करने के लिए, इनको तैयार करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी मीन्स लेबर कह सकते हैं कि हमें लेबर कॉस्ट बहुत कम लगती है। और उसके बाद इन पॉलीमर्स की हेल्प से हम जो केमिकल्स तैयार करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। चीप मीन्स सस्ते होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ़ वेल मेंटेन्ड, इफ़ वेल मेंटेन्ड मीन्स अगर इन्हें संभाल के रखा जाए, ठीक है। इफ़ वेल मेंटेन्ड रेजिन, इफ़ वेल मेंटेन्ड रेजिन beads can last for many years, can last for many years before replacement, before replacement मीन्स अगर इन्हें संभाल के रखा जाता है तो ये बहुत सालों तक यूज़ हो सकते हैं। मीन्स ईज़िली ये एक्सपायर नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते ईज़िली। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, यूजेस और एप्लीकेशंस।
यूजेस और एप्लीकेशंस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन किसकी करता है? ये विटामिन B12 की। जो आपका विटामिन B12 होता है वो एक ऐसा क्या होता है? B12 क्या होता है? विटामिन B12 मैंने पहले ही बोल दिया विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, वो एक ऐसा विटामिन है जो कि जल्दी से डिटेरियोरेट हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है। मीन्स उसको स्टेबल करने के लिए भी हम क्या करते हैं? आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसे एज अ डोज फॉर्म, जो उसके कैप्सूल्स आते हैं, उसकी जो टैबलेट्स आती हैं, हम उसे इजीली स्टेबल रख सकें और उसकी एक्सपायरी जो है वो जल्दी से ना हो, कम से कम 3 इयर्स तो हो। विटामिन B12 के कैप्सूल आते हैं ना, मिथाइल कोबालामिन के, देखे हैं सभी ने? फाइनल ईयर यस मैम। किस में आते हैं विटामिन B12 के कैप्सूल? बताओ कौन सी प्रिपरेशन में आते हैं? पता है? मल्टीविटामिन में आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, इसके अंडर लिखो इंडायोन। इंडायोन की स्पेलिंग है INDION। इंडायोन 414 मीन्स 414, ठीक है। 414, ये इंडाइन 414 क्या है? आपका आयन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है। केमिकली इसका ये नाम है इंडायोन 414 as a super disintegrant, in formulation of mouth dissolve tablets, तो इंडाइन 414 जो है ये एक ऐसा रेजिन है जिसे हम किस में यूज़ कर रहे हैं? उन टैबलेट्स के लिए जो कि हम क्या करते हैं? मुंह के अंदर रख लेते हैं और फिर उसे इजीली हम क्या करते हैं? च्यू करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन C की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। उन्हें माउथ में रखना होते हैं और वो इजीली हम उन्हें क्या करते हैं? उसको चबाना नहीं होता है, क्या करते हैं? हम उसको ऐसे ही मुँह में रखते हैं और वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती रहती है। क्लियर है? तो उनको डिज़ोल्व होने में, उनके डिसइंटीग्रेशन में हमारी कौन हेल्प करता है? ये रेजिन्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंडेड रिलीज। इसके अंडर पॉइंट लिखो, इंडायोन resins are required to formulate. Indione resins are formulated to required particle size, comma, cross-linking and functionalities for specific drugs release, full stop. These resins provide uniform, prolonged and predictable
drug release characteristics. Done. Yes, ma'am. ओके तो इस पॉइंट के थ्रू हमें क्या क्लियर हो रहा है, कौन सा पॉइंट है ये, एक्सटेंडेड रिलीज मींस इन रेजिन्स की हेल्प से हम किसी भी ड्रग का जो रिलीज़ है अपनी बॉडी में, वो उसका जो एक्शन है मींस जो टाइम ड्यूरेशन है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा ना प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रिडिक्टेबल ड्रग रिलीज़, प्रोलॉन्ग मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक रिलीज़ होगी उतना ही ज़्यादा हमें थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा टाइम तक मिलता रहेगा। एंड उसमें लिखा है प्रिडिक्टेबल मीन्स हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम तक उस ड्रग का इफ़ेक्ट मिला है, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हमें मिला है। एंड और क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके कैरेक्टर्स भी हमें पता चल जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक जो ड्रग है बॉडी में रहेगी, कहीं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसा है, कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, तो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हमें उनके बारे में भी क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, एंटासिड प्रेपरेशंस। एंटासिड प्रेपरेशन मीन्स जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड प्रेपरेशंस। इसमें लिखो प्यूरोलाइट, प्यूरोलाइट PUROLITE, प्यूरोलाइट A830 is an antacid used to control gastric acidity and treatment of peptic ulcers. Done? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो एंटासिड प्रेपरेशंस के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो रेजिन्स हैं जो हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी के लिए बेसिकली जो प्रेपरेशंस यूज़ करते हैं हम उन्हें बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, मीन्स जब ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, यानी कि HCl ज़्यादा कंटेंट में रिलीज़ होता है, वो HCl हमारे स्टमक में पहले से ही रिलीज़ होता है। क्यों रिलीज़ होता है? क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में वही हेल्प करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसको बर्न करने का काम कौन करता है? HCl करता है। लेकिन वो कितनी अमाउंट में होना चाहिए जिससे कि हमारा खाना ईजिली क्या होता है, वो खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, और लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, रिलीज़ होएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे स्टमक की जो इनर लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी स्टमक की जो इनर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, एसिड के कांटेक्ट में आने से उसमें क्या होते हैं, अल्सर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अल्सर्स एकदम से नहीं होते हैं, पहले क्या होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, एक्यूट अल्सर्स होते हैं, मींस थोड़े कम, जिन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेज पे आ गया, अगर यही जो एक्यूट अल्सर्स वाली स्टेज है ये कैरी ऑन हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रॉनिक अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो ड्रग है, जब अल्सर्स होंगे आपके स्टमक वाली लाइनिंग में अंदर वाली साइड पे, तो क्या होता है कि जो ड्रग देते हैं हम, ठीक है, वो पहले से ही आते क्या होती हैं, फटी होती हैं एसिड की वजह से, तो वहाँ पे जो ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या करता है, जो रेजिन्स होते हैं इसको कैरी ऑन करते हैं, कैरी ऑन करके वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। और कौन सा रेजिन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्यूरोलाइट A830, तो ये स्पेसिफिक नेम है। अगर आप ये पॉइंट लिखोगे कि एंटासिड प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है रेजिन का नाम नहीं लिखोगे तो आपके पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आप एग्जाम्पल दे के लिखते हो तो आप पॉइंट चाहे कितना ही छोटा लिखो,
तभी वो वैल्यूएबल होता है। तो हमेशा जो है ये रेजिन्स के नाम जो ज़रूर याद कर लेना, 5-6 रेजिन्स के नाम जिन्हें आप ऐसे अपने पॉइंट्स में यूज़ कर सको। उससे क्या होता है कि जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हो जाते हैं, अदरवाइज़ थ्योरी तो कोई भी लिख लेगा। ओके, फाइनल ईयर क्लियर है? ओके, 5th पॉइंट लिखो, मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्टेट मीन्स अगर कोई ड्रग है उसका कलर चेंज इनकी रेजिन्स की वजह से बहुत अच्छा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि किस पॉइंट में आता है, फिजिकल स्टेट में। नेक्स्ट 6 पॉइंट लिखो, पुअर डिसोल्यूशन अगर कोई ड्रग है उसका डिसोल्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इम्प्रूव करते हैं। तो पुअर डिसोल्यूशन में भी आपका ये पॉइंट है कि जो है आपके आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो हैं वो यूज्ड होते हैं। 6 पॉइंट लिख लिया सभी ने, पुअर डिसोल्यूशन, फाइनल ईयर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो 7th पॉइंट, टेस्ट मेकिंग की एग्जाम्पल लिखो, इंडायन 204, इंडायन 204 used for taste making, लाइक कौन कौन से ड्रग्स का टेस्ट इम्प्रूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखो नॉरफ्लॉक्सासिन, एंटीबायोटिक्स है ना ये सभी, नॉरफ्लॉक्सासिन कॉमा ऑफ्लॉक्सासिन कॉमा रॉक्सीथ्रोमाइसिन कॉमा डाइसाइक्लोमिन किस लिए यूज होती है, इट इज़ यूज फॉर दी स्टमक पेन, एक्सेट्रा। इसके साथ लिखो इंडायन 214 मीन्स इंडायन जो रेजिन है 214 वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर दी अजिथ्रोमाइसिन स्पेशली। डन, फाइनल ईयर। Yes, ma'am. Ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आसिफ Yes, ma'am. बेटा कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No, ma'am. विकास पवार, Yes, ma'am. बेटा एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? ओके, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉलीमर्स। ठीक है, सिलेबस तो होगा सभी के पास, उसमें देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमर्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, राइट डाउन पॉलीमर्स। Polymer is defined as
very large molecules. Polymer is defined as very large molecules having high molecular mass, which are formed by joining of repeating structural unit on large scale are known as polymers. नीचे लाइन में लिखो मोनोमर के बारे में लिखो रिपीटिंग structural unit derived from the some simple on reactive molecules are linked to each other by covalent bond. Done? Yes, ma'am. ओके बेटा नीचे लाइन में लिखो पॉलीमराइजेशन एरो बना के आगे लिखो प्रोसेस ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन Done? Chavez? Chavez? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. तो हम पॉलीमर्स जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये आपस में छोटे छोटे यूनिट होती हैं। अब ये छोटी छोटी यूनिट किसकी होती हैं? मोनोमर्स की होती हैं। और मोनोमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। मीन्स ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। वो वाले मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होके क्या बनाते हैं? छोटे छोटे पॉलीमर्स बनाते हैं। और जब उनके पॉलीमर्स बन जाते हैं फिर आपस में वो पॉलीमर्स क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे क्या बने थे? पॉलीमर्स बने थे, यूनिट्स बनी थी लार्ज मॉलिक्यूल से, तो वो क्या बने थे? हम उनको क्या बोलते हैं? उनकी एक यूनिट को मोनोमर्स कहते हैं। क्लियर है? तो फर्स्टली क्या हुआ था? हमने
ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए थे जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, वो आपस में जॉइंट होके क्या बना रहे थे, मोनोमर। और मोनोमर यानी कि मोनोमर्स की बहुत सारी यूनिट आपस में किस प्रोसेस के थ्रू आपस में जॉइंट हुई थी, पॉलीमराइजेशन। और उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब मोनोमर्स वाली यूनिट जो है आपस में जॉइंट हुई थी तो कलेक्टिवली उस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर है? फाइनल ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.